नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पथ पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, बतलाया जा रहा है कि इसमें से तत्काल 2 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए गए हैं। हाँ, महाराष्ट्र में हिंदूवादी शिवसेना और बीजेपी की ही सरकार। इस निर्णय से विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, बीजेपी समर्थक भी नाराज हैं और इससे अधिक आश्चर्यचकित है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फैसला बीजेपी और शिंदे का नहीं, अजित पवार का है। यदि ऐसा है भी तो कई घंटे बीत चुके हैं। इस पर मैंने कल दोपहर ही स्क्रिप्टिंग कर ली थी जब यह समाचार आउट हुआ था, परंतु रिकॉर्डिंग नहीं की। मुझे लगा वीडियो अपलोड होते होते ही इस पर अपडेट आ जाएगा कि यह निर्णय वापस लिया जा चुका है, परंतु अब 12 से 14 घंटे बीत चुके हैं और निर्णय वापस नहीं लिया गया है। तो जो लोग यह कह रहे थे कि यह निर्णय अजित पवार ने लिया, उनको मेरी संवेदनाएं, गेट वेल सुन। क्योंकि अजित पवार ने यदि यह निर्णय लिया भी तो भी यह सरकार का ही फैसला कहा जाएगा। अजित पवार इस सरकार का हिस्सा है, आपने उन्हें अपना हिस्सा बनाया है। मुझे आश्चर्य है, जिन पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हो, कैसे उन्हें अपने साथ मिला सकते हैं। इस तरह की सलाह देता कौन है? क्या आवश्यकता है भाई? आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, आपके पास नेताओं की कमी है। आप कहेंगे शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उनका फैसला। अच्छा, 2019 विधानसभा चुनाव के बाद आनन फानन में अजित पवार को मिलाकर सरकार बनाने का दावा किन्होंने किया? शिंदे ने या बीजेपी ने? सुबह सुबह शपथ ग्रहण हुआ था, याद है कि नहीं? जो पार्टी कहती है हम सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं, वो सरकार बनाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो? 1.5 दिन के सीएम बने, अजित पवार भाग खड़े हुए। तमाशा देख सकते थे ना, मध्यावधि चुनाव की रणनीति बना सकते थे। शिंदे समेत शिवसैनिक टूट कर आए ना आपके साथ आइडियोलॉजी के नाम पर। महाराष्ट्र बीजेपी गलती पर गलती करती, कारण है अयोग्य लोगों को कमान और कुर्सी सौंप दिया गया। एक बार धोखा खाने के बाद उसी आदमी को क्या समझकर आपने दोबारा अपने साथ मिलाया? एनसीपी से किस बात का डर है आपको? चुनाव में हरा चुके हैं आप, एनसीपी और कांग्रेस दोनों। आपके साथ जनसमर्थन है, अकेले लड़ जाते उससे अच्छा। अजित पवार को दोबारा शामिल करना आपकी भूल है, इसे स्वीकार करना होगा। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा यदि गलती नहीं सुधारी गई ठीक से। यदि यह गलती अजित पवार ने की तो अब तक इस पर क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? और वक्फ के साथ शिंदे का प्रेम नया नहीं है। नवंबर 2023 में मुंबई में वक्फ नया ऑफिस खोलती है, उद्घाटन के लिए कौन गया? सीएम शिंदे। तब अजित पवार कहां थे? जब यह खबर सामने आई कि वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है, तब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले हास्यास्पद बयान देते हैं। वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जमीनें हड़पती है, वो जमीन ना हड़पे इसलिए 10 करोड़ दिए गए। एक बार सुन लीजिए। जो वक्फ बोर्ड ने इस महाराष्ट्र में अनेक ऐसी प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो हिंदू की है, जो मागासवर्गीय की है, जो आदिवासियों की है, उस सरकार के समय हड़प ली गई। वक्फ बोर्ड के उस समय के लोगों ने हड़प ली गई, अपने नाम से सातबारे किए, अपने नाम से जमीनी चढ़ा ली। वो सरकारें कौन सी थी? वो सरकार ने की हुई गलतियां। रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होता है, रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होता है। रिकॉर्ड अगर सही रिकॉर्ड चढ़ जाता है तो ऐसे बहुत सी जमीनें हैं जो वापस उन लोगों को मिल सकती है जो लोगों की जमीनें थी, अतिक्रमित की गई, जिन लोगों के रिकॉर्ड जानबूझ के अपने नाम पे किए गए। ये रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए अगर कुछ होता है तो ये जो फिर एक बार किसी ना किसी को आगे लाकर फिर एक बार हम हमारे पे हिंदुत्ववादी विचारों को लेकर हम पे वार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। थोड़ा देखना चाहिए, जो लोग वार कर रहे हैं, जो लोग इसके बारे में रिएक्ट होते हैं, उन लोगों ने चेक करना चाहिए पैसा काय के लिए दिया हुआ है और इसमें फायदा क्या है। गरीब आदमी को न्याय देने के लिए अनेक समाजों की जमीन जो वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे कर लिया, उसको न्याय देने के लिए कुछ बात होती है। जरा एक बार देखना चाहिए। सरकार के विरोध में, हमारे नेताओं के विरोध में, हमारे विचारों के विरोध में फिर एक बार षड्यंत्र करने का प्रयास है। मतलब चोर चोरी न करे इसलिए उसे रुपए दे रहे हैं। वाह साहब, आप तो उस संस्था को खत्म करने वाले थे। चंद्रशेखर बावनकुले को शायद नहीं पता कि वक्फ के पास सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति। विकास कार्यों के लिए वक्फ को किसी सरकारी फंड के भरोसे नहीं बैठना है। भाजपा को एक बात स्पष्ट रूप से समझनी पड़ेगी कि उनके वोटर्स कांग्रेस के समर्थकों और उनके वोटर्स से बिल्कुल अलग है। इस तरफ ऐसे लोग हैं जो हर बात पर आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे और लोकतंत्र की सफलता ऐसे ही नागरिकों से संभव है। इसलिए इस तरह की भूल मत कीजिए। कुछ साथियों की जानकारी के लिए बतला दूं कि ये जो 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं वक्फ को, इसका वायदा कांग्रेस की सरकार ने किया था। 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को सब्सिडी देने का वादा किया था।
दरअसल इस अनुदान को कांग्रेस ने मंजूरी दी थी, जिसे शिंदे सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ऐसा करके अजित पवार ने अपने वोट बैंक को खुश कर दिया और आप देखते रह गए। अब यदि अजित पवार को निकाल भी दिया गया तो विधानसभा चुनाव में वो इसे तेजस्वी के नौकरी वाले जुमले की तरह भुनाएंगे कि देखो, तुम्हारे लिए सरकार में शामिल होकर हमने फंड दे दी। नाम होगा अजित पवार का और बिल फटेगा इन लोगों का। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा प्रांत के महामंत्री गोविंद शेंडे ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बतलाया है। उनका कहना है कि हिंदुत्व की विरासत को लेकर चलने वाली सरकार इस तरह का कदम उठाएगी तो जनता के सामने यह सवाल खड़ा होगा कि उन्हें हिंदुत्व का उत्तराधिकारी कहा जाए या नहीं। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बीजेपी को वोट करने वाले लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह यहाँ के हिंदुओं के लिए 1% भी लाभकारी नहीं है। हिंदुओं को इससे नुकसान ही हुआ है, फायदा तो दूर की बात। दोस्तों, एक नागरिक के रूप में भी महाराष्ट्र सरकार से सवाल तो बनता ही है कि हमारे ही द्वारा अलग अलग टैक्स के रूप में जमा किए गए पैसों को आप ऐसी किसी संस्था को यूं ही क्यों आवंटित कर देते हैं जो मुंह बाय हिंदुओं की ही संपत्ति पर धावा बोलते हैं, वो भी तब जब वक्फ के पास पहले ही से बहुत अधिक संपत्ति मौजूद है। याद कीजिए, जब उद्धव से अलग होकर शिंदे अपने समर्थकों संग बागी हो गए थे, तब उन्होंने होटल के बंद गेट से झांकते हुए पत्रकारों को क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वे अलग हुए, वक्फ बोर्ड को खत्म करने के स्थान पर उनका वित्त पोषण कर रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं। गोविंद शेंडे की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर किस तुष्टिकरण की नीति के तहत यह कार्य किया गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी 15 दिन भी नहीं हुए। पूरा चुनाव भाजपा ने मुस्लिम तुष्टिकरण के विरुद्ध लड़ा और चुनाव के बाद इस तरह का निर्णय ले लिया गया। इसको हिंदू समाज कैसे सहन करेगा? इसकी प्रतिक्रिया होनी है और वह हो रही। सरकार ने यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया, यह ऐसा बैकफायर करेगी कि इसका असर देश भर में देखने को मिलेगा। सरकार एक तरफ हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण रखती है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं को करोड़ों रुपए दान में देती है। यह नहीं चलेगा। दोस्तों, मैंने इस पर पहले भी बात की है, आज भी कहूंगा कि वक्फ बोर्ड इस देश के साथ हुआ सबसे बड़ा फ्रॉड है और उसका वित्त पोषण करके बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर जा रही है। आपको वक्फ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो अल्लाह के नाम पर जकात यानी दान में दी गई संपत्ति का रखरखाव करता है। इस्लाम के मानने वाले जब अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को जकात के रूप में दे देते हैं तो वो संपत्ति वक्फ कहलाती है। वक्फ अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है और उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। यह संस्थान उस संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी काम को संभालती है, जैसे उसे बेचना, खरीदना, किराए पर देना आदि। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल पश्चिम बंगाल में। आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो गया, वक्फ के पास इतनी जमीन कैसे आ गई? यह जानने के लिए आपको चलना होगा 1960 के दशक। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था, जिसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की थी, लेकिन सबसे ज्यादा उचित अधिकार वक्फ बोर्ड को 1995 में मिला। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया था। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना वक्फ बोर्ड है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भी उन्हीं में से एक है। बात है दिसंबर 2023। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म करने के लिए एक निजी विधेयक लोकसभा में पेश किया। हरनाथ सिंह ने विधेयक पेश करते हुए वक्फ बोर्ड को दिए गए अनुचित ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ताकत यह है कि इस बोर्ड के मेंबर, सर्वेयर या कार्यकारी अधिकारी किसी भी संपत्ति को बोल देंगे कि यह संपत्ति वक्फ की है, तो बोर्ड को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसकी वो संपत्ति है या नहीं, बल्कि जिस शख्स के पास वो मौजूद है वो सिद्ध करे कि यह संपत्ति उसकी। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय। वही हरनाथ सिंह एक्स पर लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपया देना समझ से परे है। सरकार को यह फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि यदि किसी तबके या संस्थान को 10 करोड़ की राशि दे ही दी गई तो इसमें इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या आवश्यकता है। अब आपको एक किस्सा सुनाता हूं। कहानी है तमिलनाडु के त्रिची जिले के तिरुचेंथुरई गांव की। गांव में राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति हैं जो अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचते हैं। बात है दिसंबर 2022। तो राजगोपाल जब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वो सोच रहे हैं वो उनकी नहीं रही, वक्फ की हो चुकी और अब उसका मालिक तमिलनाडु वक्फ बोर्ड है। राजगोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
बात बढ़ी तो रजिस्ट्रार दफ्तर से पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल की जमीन समेत पूरे गांव की जमीन पर अपना दावा किया हुआ है, जिसमें उस गांव में बना करीब 1500 साल पुराना मंदिर भी आता है। मंदिर 1500 साल पुराना था, यानी तब तो इस्लाम धर्म था भी नहीं, पर संपत्ति उनकी हो गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हमने यह खबर सुनी, हमें भी विश्वास नहीं हुआ। फिर हमने गूगल पर हिंदी व अंग्रेजी के अलग अलग वेबसाइट पर इससे कंफर्म किया। फिर जो सच्चाई सामने आई वो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जा नीति का जीता जागता सबूत। राजगोपाल अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन शादी रुक गई। आगे क्या हुआ नहीं पता, पर रिपोर्ट्स में है कि वे उस वक्त आत्महत्या करने की सोच रहे थे। राजगोपाल की जमीन ही नहीं, तिरुचेंतुरई गांव के सारे खेत खलिहान, गांव की जमीनें, मकान, सब पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया। इस गांव में 95% आबादी हिंदुओं की। वर्ष 1985 में 22 मुस्लिम परिवार यहां आकर के बसे। पूरा गांव हिंदू बहुल, लेकिन संपत्तियां, घर बार सब हो गई वक्फ। गांव वालों को ही नोटिस भेजा जाने लगा कि गांव की सारी संपत्ति तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अधीन है। वक्फ बोर्ड की अनुमति के बगैर कोई संपत्ति ना खरीदी जा सकती है और ना बेची जा सकती है। सवाल यह है कि एक हिंदू बहुल गांव को वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी कैसे घोषित कर सकता है? आखिर कौन से कानून में वक्फ बोर्ड को इस मनमानी की इजाजत दी गई? इसका जवाब हम आपको पूर्व में ही दे चुके हैं कि 1995 में वक्फ को यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी संपत्ति को अपना बतला सकते। आपको साबित करना होगा कि यह संपत्ति आपकी। नहीं साबित कर सके तो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं है जिस पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक घोषित कर दिया, बल्कि अकेले त्रिची जिले में कम से कम 6 गांव हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित किया हुआ है और मामला अदालत में। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3 बताता है कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम से संबंधित है तो वह वक्फ की संपत्ति है। यहां ध्यान दीजिएगा कि वक्फ का सिर्फ सोचना ही काफी है, उसे इसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। अगर वक्फ ने यह मान लिया कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो फिर आप अदालत में भी नहीं जा सकते। आपको वक्फ की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं अपने हर वीडियो में यह क्यों कहता रहता हूं कि इस देश में हमेशा बहुसंख्यकों ने ही अन्याय सहा है, उसका एक उदाहरण यह भी है। बंटवारे के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू पलायन करके आए, उनकी संपत्तियों को वहां के मुस्लिमों ने आपस में बांट लिया। हमारे देश से जो मुस्लिम पाकिस्तान गए, उनकी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। कानून ऐसे बनाए गए कि हिंदुओं की निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया जाए। यह सब हुआ कांग्रेस के शासनकाल में। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर ऐसे बोर्ड और कानून बनाना कहां तक उचित है? दोस्तों, यह भेदभाव नहीं है तो क्या है कि किसी भी अन्य धर्म की संपत्ति से जुड़े मामलों पर सिविल कोर्ट सुनवाई कर लेता है, जबकि अगर किसी वक्फ की संपत्ति का विवाद है तो वो केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुना जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट कई इस्लामी देशों में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की हो, लीबिया हो, सीरिया हो, इराक। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे बने हैं कि देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार वक्फ को बना दिया गया है। इनके पास अकूत संपत्ति। यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? यह संपत्ति हड़पने की साजिश नहीं है तो क्या है? अब ऐसी संस्था को खत्म करने की जगह उनको आर्थिक सहायता देना किसी भी दृष्टिकोण से सही फैसला नहीं कहा जा सकता। इससे समर्थकों में आश्चर्य है, निराशा है, जो सोशल मीडिया पर साफ देखा जा सकता है। आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर देखा जा सकता है। ऐसा न हो कि आधी छोड़ सारी को जावे, आधी रहे न सारी पावे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए QR कोड को स्कैन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।